नमस्कार, एफिडेविट में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा। प्रदेश को वर्ष 2027 तक बाल श्रम मुक्त बनाने के संकल्प के लिए तैयार कार्य योजना और बाल श्रम उन्मूलन एवं पुनर्वास में विभिन्न विभागों की भूमिका के संबंध में आज मंडलीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला में विभिन्न विभागों द्वारा प्रेजेंटेशन के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया गया कि उनके विभागों द्वारा कार्य किए गए और इसमें आने वाली चुनौतियों को आवश्यकता अनुसार दूर भी किया गया। कार्यशाला में विभिन्न बाल किशोर श्रम और संशोधित नियमों को बहुत गहन पूर्वक चर्चा करते हुए लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त किया गया कि आपस में समन्वय बनाकर कार्य को संपादित करें। इस अवसर पर यूनिसेफ की नोएडा की पूर्व सीनियर फेलो डॉक्टर हेलेन आर सेकर, प्रोग्राम मैनेजर यूनिसेफ डॉक्टर अमित मल्होत्रा, एसपी क्राइम गोरखपुर, जिला विकास अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी और श्रम विभाग के अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। और इसमें यूनिसेफ, राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्रम विभाग दो की भूमिका निभा रही है। सर्वप्रथम मैं मुख्य अतिथि अपर आयुक्त साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप समय दिए हैं, इस कार्यशाला को शुरुआत करा रहे हैं आपके माध्यम से। सभी जिला प्रशासन के सभी अधिकारीगण उपस्थित, सभी का हार्दिक स्वागत है इस कार्यशाला में। यहाँ से हम लोग जो भी चीज़ तय करेंगे तो उसको आगे इम्प्लीमेंट करने में इजी रहेगा। डॉक्टर हेलेन मैम है, वो बीबी गिरी वर्षों में 686 निरीक्षण किए गए और 856 श्रमिक चिन्हांकित हुए और जिसमें से 634 अभियोजन दर्ज हुए और जिसमें से 90 का निस्तारण हो चुका। 537 मामले अभी। पुलिस अधीक्षक यातायात संजय कुमार ने पिछले दिनों एक ही नंबर पर कई बार वाहनों का चालान किए जाने के संबंध में शिकायतों पर विचार व्यक्त करते हुए कहा कि यदि ऐसा है तो निश्चित ही इसकी जांच की जाएगी, क्योंकि एक ही नंबर पर बार बार चालान किए जाने की व्यवस्थाएं यदि देखी जा रही हैं तो यह अनुचित है और शिकायतों का निस्तारण भी किया जाएगा। आज एफिडेविट के साथ बातचीत में उन्होंने कहा, कभी कभी यह देखने में आ रहा है कि एक व्हीकल का नंबर दूसरे व्हीकल पे पाया जा रहा है और सेम नंबर का व्हीकल है, जिसकी वजह से दूसरे गाड़ी का जब चालान होता है तो उसका मैसेज पड़ता है, पहुंचता है, जो ओनर है उसका रियल ओनर है उस पर पहुंचता है, तो वो उसके लिए असुविधा के कारण बन जाता है कि कैसे चालान होगा। तो इसमें देखा जाता है, गाड़ी का पिक्चर देखा जाता है, फोटो देखा जाता है, लोकेशन देखा जाता है और इसमें जो चालान हो रहा है तो उस पर कार्रवाई की जाती है। प्लस जो गाड़ी फेक नंबर डाल के चल रही है उसको संबंधित थाने को निर्देशित किया जाता है कि इस पर कार्रवाई करें। सर, जो लोगों के ऊपर पेनाल्टी और तमाम चीजें उसको लेकर जो पेनाल्टी होती है उसको गलत चालान होने के संदर्भ में इसको हटाया जाता है, उसको कैंसिल करा जाता है चालान। ये इस तरह की समस्या केवल शहर में ही नहीं है, हाईवे पर भी इस तरह की समस्या दिखाई दे रही है। अभी लिंक एक्सप्रेसवे पर का ये मामला चल ही रहा था कि लिंक एक्सप्रेसवे पे जो गाड़ियां घर पर हैं वो गाड़ियों का चालान हो जा रहा है। ये कई बार जो है अखबारों में, समाचार पत्रों में ये बात सामने आई है। अब उसी प्रकार से अब ये जो 2 पहिया वाहनों के चालान की बात आ रही है, तो मुझे लगता है कि जैसे कि शासन के द्वारा कुछ टारगेट दिया गया है इन विभागीय लोगों को, और चूंकि उनको टारगेट पूरा करना है तो शहर में कैमरे लगे हुए हैं। शहर में जब चूंकि कैमरे लगे हुए हैं तो उसमें सारी गाड़ियों का रिकॉर्ड आ रहा है, तो उस रिकॉर्ड को वो रखे हुए हैं, उसमें से निकाल करके कुछ लोगों के ऊपर चालान कर दिया जा रहा है। उसमें स्वाभाविक है, तो इसको शासन को देखना है ना कि किसी जबरदस्ती जब आप किसी काम को करेंगे तो उसका यही परिणाम आएगा, सीधी सी बात है। जबकि भैया विभाग कहता है कि इसको अगर ऐसे मामले हैं तो उसका संज्ञान लिया जाएगा और उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। ऐसे मामले बनते ही क्यों है? देखा ये जाता है कि देखिए, ट्रैफिक नियम की जानकारी बहुत लोगों को नहीं होती है और कभी ट्रैफिक नियम तोड़ देते हैं तो उस पर चालान हो जाता है, फिर वो कहते हैं कि हमारे चालान हो गया है। उसमें पारदर्शिता आनी चाहिए, क्योंकि आजकल चल गया मोबाइल का। आदमी कहीं भी जा रहा है, सपोज करिए दुकान ही बगल में, अगर वो बगल में गाड़ी भी हटा रहा है तो लोग सोच रहे हैं कहीं जा रहा है, फोटो किसी का डाल देना है। तो इसमें एक पारदर्शिता आनी चाहिए कि किसका हम चालान काट रहे हैं। ऐसा नहीं कि जो भी जा रहा है उसको चालान फोटो किसी का डाल दिया जाए, ये नहीं होना चाहिए। कुछ शिकायतें ऐसी भी हैं कि घरों पे गाड़ियां हैं या वो उस शहर में ही गाड़ी नहीं है, उसके बावजूद उनका चालान हो रहा है। क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये गाड़ियों का चालान कर रहे हैं, जैसे कुछ लोग गाड़ियां घर पे भी हैं, उसके बावजूद उनके पास नोटिस आ जा रहा है, मैसेज आ जा रहा है कि आपका चालान कर दिया गया। कितना जायज? बिल्कुल नाजायज है।
सरकार केवल अपना एक कोरम पूरा कर रही है और खजाना भर रही है। दुर्भावना कह लीजिए या कह लीजिए उनको परेशान करने की नीयत से ये सब चीजें की जा रही हैं। नहीं होना चाहिए, ये अनम बिल्कुल नहीं होना चाहिए सब। तो आपने सुना गोरखपुर की जनता ने यह स्पष्ट किया कि जो भी प्रशासन की जो व्यवस्था है, क्योंकि जाम से सभी जूझ रहे हैं, व्हीकल्स चलाने वालों को पूरी सुरक्षा व्यवस्था का पालन करना चाहिए। उसके बावजूद जो लोग पूरे नियम और कानून के साथ चल रहे हैं, उनके साथ इस तरीके का व्यवहार नहीं होना चाहिए। टारगेट पूरा करने के लिए उनको शिकार नहीं बनाना चाहिए। एफिडेविट के लिए अपने सहयोगी पंकज के साथ मैं निखिलेश प्रताप सिंह। एसएसबी का दीक्षांत समारोह आज संपन्न हो गया। इस अवसर पर आयोजित परेड में 28 जवानों ने पासिंग आउट परेड में भागीदारी की और देश की सेवा की शपथ दोहराई। परेड की सलामी डीआईजी हेमू चंद ने ली। इस अवसर पर जवानों ने अपने कर्तव्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी प्रस्तुति की। उन्होंने कहा कि जवानों को युद्ध कला के साथ साथ समाज सेवा और सांस्कृतिक गतिविधियों की भी ट्रेनिंग दी जाती है। Yes, ready. 1, 2, 3. 11 महीने का लगातार यहाँ पे कठिन से कठिन प्रशिक्षण प्राप्त होने के बाद ही एक फौजी का जो ट्रेनिंग है, सिखलाई मिलने के बाद ही उनके पासिंग आउट कराते हैं। अभी यहाँ से लोग चला जाएंगे, अपना अपना यूनिट में चला जाएंगे, बटालियन में जाएंगे। अलग अलग विभिन्न बटालियन है, जैसे कि कुछ असम है, कुछ बिहार में है, कुछ उत्तर प्रदेश में भी है और अलवर। इस प्रकार का अलग अलग राज्यों में चला जाएंगे, अपना ड्यूटी बॉर्डर मैनेजमेंट का भी निभाना शुरू करेंगे। ये कितने महीने की ट्रेनिंग थी और यहाँ से आप कहाँ ये जाएंगे, कहाँ इनकी ड्यूटी लगेगी? जैसे मैंने बताया था आपको, ये 11 महीने का पूरा ट्रेनिंग किया है ये। और यहाँ से ये लोग ये दीक्षांत परेड खत्म होने के बाद हम इसको माना जाएंगे कि फुल फ्लेश जवान बन गया हमारा। तो ये लोग ड्यूटी करने के तैयार हो गए। 11 महीने के दौरान जितना भी इनको सीखना चाहिए, सारे सिखलाई हमसे प्राप्त कर दिया गया। वक्फ संशोधन बिल पर आज सुप्रीम कोर्ट के आए निर्णय में वक्फ संशोधन बिल पर पूरी तरह से रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित करते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड का सीईओ मुस्लिम ही होगा। सरकार द्वारा मनोनीत संख्या सीमित करते हुए कोर्ट ने राज्यों के वक्फ बोर्ड में 3 गैर मुस्लिम सदस्य और केंद्रीय वक्फ बोर्ड में अधिकतम 4 गैर मुस्लिम सदस्य होने का निर्देश पारित किया है। साथ ही वक्फ पर डीएम के अधिकारों पर भी रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन बिल 2025 पर अपना फैसला सुना दिया है। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इस्तकबाल करता हूं और हमें उम्मीद भी यही थी कि सुप्रीम कोर्ट गरीब, कमजोर, लाचार मुसलमानों का ख्याल रखते हुए अच्छा और बेहतरीन फैसला देगी। और चूंकि वक्फ की जमीनों पर जो अमीर लोगों का कब्जा है, नाजायज कब्जे कर रखे हैं, वक्फ बोर्ड ने घोटाले कर रखे हैं, तो इसका हिसाब किताब भी होना जरूरी है। अब इस पर जो जमीनों पर कब्जे कर रखे हैं वो जमीनें मुक्त होंगी और उस पर यतीम खाने, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, मस्जिद और मदरसे बनाए जाएंगे और उससे होने वाली आमदनी गरीब, कमजोर मुसलमानों पर खर्चा होगी और ये मुसलमान अपने पैरों पर खड़े होंगे। तो अब वक्फ संशोधन बिल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसला आ जाने के बाद में तमाम राहें आसान हो गई हैं और मैं ये चाहूंगा और भारत सरकार से मेरा मुतालबा भी है कि सरकार जल्द से जल्द कानून को अमली जामा पहनाए ताकि गरीब, कमजोर, लाचार, यतीम, बेवा मुसलमानों की किफालत हो सके, फलाह बहबूद हो सके, जन कल्याण के जो रास्ते खुलें ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो सकें और खुद कफील बन सकें। और अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए एफिडेविट। धन्यवाद।